हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग अपने पुराने वीडियोस में सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आइए हम आज कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं सीडीपी के। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, भाई बहन के रिश्ते। ऑप्शन देखते हैं, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में समान होते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो गलत होगा क्योंकि भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में समान नहीं होते। रिश्ते सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पर सब का महत्व अलग अलग होता है। तो दूसरा गलत हुआ। हमारा तीसरा है, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो दोस्तों देखिए, ये तो पहले ही गलत है कि केवल शब्द ही निगेटिव शब्द है, तो ये सही नहीं होगा। चौथा है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा पहला, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिश्ता भाई बहन का साथ हो, माता पिता के साथ हो, साथियों के साथ हो, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन संबंधों में सब भिन्न होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। बिल्कुल सही है। इसका कारण देखते हैं, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। दोस्तों ये भी सही है, हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन देखिए, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन 4 कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सही हुआ नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन है, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अगला ऑप्शन है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य है उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा आंसर सेकंड नंबर सही होगा कि इसमें महारत लक्ष्य जो है वो अपने कौशल और कार्य करने की समझ में सुधार करने पर ही केंद्रित होते हैं, और प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड को प्राप्त करने के पर केंद्रित होते हैं। तो ऑप्शन सही हुआ सेकंड। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपनी शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, भाषा और विकास पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। नहीं दोस्तों देखिए, ये तो गलत होगा, क्योंकि भाषा और विकास पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं है। बहुत भाषा और विकास हमारे समाजीकरण के द्वारा भी सीखे जाते हैं। इस तो पहला तो गलत हुआ। दूसरा है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से पारस्परिक संबंधित हैं, ये भी गलत होगा। तीसरा है, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, ये भी गलत है। हमारा चौथा ऑप्शन है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, बिल्कुल सही। तो हमारा इसमें आंसर क्या सही होगा? नंबर 4, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं, पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया, जो पठन संबंधी विकार है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, वो सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, किसी चीज को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन है, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। ये गलत होगा दोस्तों। जो बच्चा 8 या 9 की बुक नहीं पढ़ पा रहा अपने सिलेबस की, उसको हम बड़ी क्लासेस की बुक दे दें पढ़ने के लिए, तो वो कैसे पढ़ पाएगा? उसको पठन वैकल्य में पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है, तो हमारा ऑप्शन पहला गलत होगा। दूसरा, उच्च ग्रेड स्तर में पठन ग्रंथ प्रदान करके, ये भी सही नहीं है।
तीसरा है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। देखिए ये तो वैसे भी समझ आ रहा है कि गलत है, क्योंकि दंड देना किसी चीज का वो पठन वैकल्प किसी चीज को सुधार के लिए हम उसको दंड दे नहीं दे सकते। सुधारने के बहुत सारे उपाय होते हैं, वो करके सुधारते हैं, बच्चे को दंड देकर नहीं सुधार सकते। चौथा है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ये बिल्कुल सही होगा कि हम बच्चे को ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण मतलब सुन के, अगर बच्चा किसी चीज को सुनेगा, गौर से सुनेगा, तो उसको समझ आएगा कि लिखना कैसे है। अगर हम बच्चे को सुनने में उसको बार बार सुनाए कि बी लिखना है, ए लिखना है, तो उसको समझ आएगा वो जो बी को डी पढ़ रहा है और लिख रहा है गलत, तो वो उसको सही सुनेगा और सही ढंग से पढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन है बोध आधारित शिक्षण। आधारित शिक्षण मतलब जो बच्चे को समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऑप्शन है शिक्षार्थियों की क्षमता और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। नंबर 2, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ये तो बिल्कुल गलत होगा। शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान होता है, ये सही है। पर जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं वो सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा नंबर 3। ये बिल्कुल सही है कि एक सुविधाजनक वातावरण जब प्रदान किया जाएगा तो शिक्षार्थी बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान का निर्माण करेंगे, उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक की किस प्रकार मदद कर सकता है। ऑप्शन है उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। ये तो बिल्कुल गलत होगा। अगर हम किसी बच्चे का समस्या समाधान कौशल विकसित करना चाहते हैं और उसे ये कह दें कि समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये तो गलत होगा। जबकि हमें उसे समस्या को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसको समस्या कैसे सुलझाए, कैसे विचार विमर्श करे, समझानी चाहिए चीजें। तो ऑप्शन हमारा दूसरा गलत है। तीसरा है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने के लिए हतोत्साहित। देखिए दोस्तों, जब हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है उसमें हतोत्साहित आ गया तो गलत होगा। हम कभी भी किसी विद्यार्थी को हतोत्साहित नहीं कर सकते। एक शिक्षक की हमेशा कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, ना कि हतोत्साहित करे। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत है। चौथा है उसे उत्तर प्रदान करके। ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर किसी बच्चे को अगर हम समस्या दें और उत्तर ही हम ही प्रदान कर दें तो वो बच्चा सीखेगा कैसे। समस्या समाधान के लिए बच्चे को कि हम मदद कर सकते हैं, लेकिन कि वो विचार विमर्श करे कि अपनी समस्या को कैसे सुलझाए। तो इसका पहला सही होगा उससे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिसे हम लोग ब्रेन स्टार्मिंग भी कहते हैं। तो इसमें पहले सही होगा नंबर फर्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। सजा और शर्मिंदगी के डर, ये बिल्कुल गलत है। ना तो हम बच्चे को सजा दे सकते हैं और शर्मिंदगी के डर से अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण कैसे बनाएंगे। प्रतिस्पर्धी लोकाचार, ये भी सही नहीं है। अनुबंधन और पुनर्वलन नहीं। हम हमारा जो सेकंड है सहकारी अधिगम, ये बिल्कुल सही होगा कि अधिगम के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सहकारी अधिगम बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है। ये हमारे जीन पियाजे जी मानते थे। लेव वाइगोत्स्की का मानना नहीं था। सेकंड है आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। ये भी लेव वाइगोत्स्की का मानना नहीं था। नंबर तीसरा है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। ये तो जीन पियाजे जी का मानना था। और चौथा है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लियो वाइगोत्स्की हमेशा मानते थे कि बच्चा जितना ज्यादा से ज्यादा समाज के संपर्क में आएगा उसका विकास उतना ही अधिक होगा और अच्छे से होगा। तो इसमें ऑप्शन सही है नंबर 4। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं।
ऑप्शन देखते हैं। पहला, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। नहीं दोस्तों, ये तो गलत होगा। जो 4 विभिन्न अवस्थाएँ हैं, हो कहीं भी, लेकिन वो अवस्थाएँ सबके लिए समान होती हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कृति बदली तो वो अवस्थाएँ भी बदल जाएँ। तो पहला गलत है। दूसरा है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क का मन होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों में जेनेटिक कोड पर निर्भर करती हैं। ये कुछ सही है, लेकिन हमारा जो अगला ऑप्शन है नंबर 4, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न जो अवस्थाएँ हैं, उसमें सही आंसर होगा नंबर 4, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, ये थे हमारे सीडीपी के आज के कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम और भी, जब तक हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 14 और 15 दिसंबर को है, उसके पहले हम प्रीवियस ईयर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।